नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हम लेके आए आपके लिए पुचकेट के बढ़िया बढ़िया MCQ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आ जाइए, करते हैं MCQ। चलो, तो पहला हमें दिया है इफ फ्लक्स इमर्ज आउट एंड इमर्ज इन φ1 एंड φ2 रिस्पेक्टिवली देन द चार्ज एनक्लोज इन द सरफेस। तो हमें यह बताइए कि कोई फ्लक्स अंदर आ रहा है φ1 जितना, सॉरी बाहर जा रहा है φ1 जितना, और अंदर आ रहा है φ2 जितना। तो नेट फ्लक्स चाहिए तो मैं क्या, एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है, नेट फ्लक्स चाहिए तो नेट फ्लक्स क्या दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर दोनों अंदर आ रहे हैं तो दोनों प्लस मान लो, बाहर जा रहे हैं तो एडिशन कर लो क्योंकि दोनों बाहर जा रहे हैं। लेकिन एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है तो सब्ट्रैक्शन कर लो, φ1 माइनस φ2 इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नोट। तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा एप्सिलॉन नोट इंटू φ1 माइनस φ2। क्या सही है? यहाँ बिल्कुल सही है। तो देखते हैं और नया MCQ। देखो, अ चार्ज ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10⁴ वोल्ट पर मीटर सो दैट इट नाइदर फॉल्स नोर राइज, द चार्ज ऑन द ड्रॉप विल बी। अच्छा है, कर लो। ऐसे MCQ बार बार आते हैं। क्या बताइए, कोई चार्ज है जिसके पास मास भी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना ही नीचे गिर रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चार्ज पे नीचे जितना mg लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर उतना क्यू ही लगेगा। अगर दोनों ही फोर्स बैलेंस कर गए, अगर दोनों ही फोर्स बैलेंस कर गए तो ना ही ये नीचे जाएगा ना ही ये ऊपर जाएगा। याद रखना, अच्छा है, क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू mg, क्यू इक्वल टू mg। अब हमें पूछा है चार्ज, पूछा है चार्ज पूछा है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं mg बाई ई। अगर यहां पे आपको मास दिया है, जी की वैल्यू दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, तो चार्ज तो डेफिनेटली निकाल ही पाओगे यार। कर लेना, इतना तो खुद से कर ही लोगे। चलिए आगे देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस 8q एंड -2q आर लोकेटेड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l रिस्पेक्टिवली। द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 हो रहा है ये हमें निकालना है। मान लो ये अपनी लाइन है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 मान ले, यहाँ पे x इक्वल टू l मान ले। यहाँ पे चार्ज प्लेस किया है 8q, यहाँ पे चार्ज प्लेस किया है -2q। ये भी अच्छा है, ये तो आ सकता है डेफिनेटली। चलो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों चार्ज सेम साइन के हैं, अगर दोनों ही चार्ज सेम साइन के हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 उसके बीच होगा। दोनों प्लस है तो भी ठीक है, दोनों माइनस है तो भी ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दोनों के बीच हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, अगर दोनों ही चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कहीं पे होगा। कहां? छोटे चार्ज के पास। ठीक है, तो यहां पे ये छोटा चार्ज है, मान लो यहां से x डिस्टेंस पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, तो यहां से x डिस्टेंस, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा l प्लस एक्स। चलिए, हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं पे 0 हो रहा है। चलो ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मान लो, E1 इक्वल टू E2। थोड़ा सा यहां पे डिफरेंट है, देखो KQ चार्ज अपना 8Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर माने L प्लस एक्स का स्क्वायर। चलो ठीक है, यहां पे K चार्ज तो अपना 2Q है डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। साइन नहीं लोगे चलेगा, क्यों नहीं लोगे तो चलेगा, क्योंकि हमने पहले से मान रखा है कि प्लस वाला बाहर जा रहा है माइनस वाला अंदर आ रहा है, तो डायरेक्शन तो हमने पहले से मान ली है भाई। अब बार बार क्यों डायरेक्शन ली जाए, सही है। फिर दोनों फील्ड सेम कर दिए, तो के कट जाएगा, क्यू कट जाएगा। चलिए, ये के कटेगा, क्यू कटेगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, सही है भाई। स्क्वायर रूट ले लो तो ये हो जाएगा 2 बाई एल प्लस एक्स, यहाँ पे बचेगा 1 बाई एक्स, स्क्वायर रूट ले लिया, 2x इक्वल टू ये हो जाएगा l प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू l आ गया। अरे हाँ या ना? तो लेकिन l तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि आपको पूछा है ओरिजिन से। अब देखो यहाँ पे 0, तो यहाँ से ये दूरी l मिली, यहाँ से l डिस्टेंस पे, अब ये भी तो l है, यहाँ से और l, मतलब अपना आंसर क्या होना चाहिए, 2l। सही है भाई।
चलो आगे देखते हैं नया। इन फिगर देयर इज अ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ER एट पॉइंट अगेंस्ट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी। सो चलिए ये ग्राफ वाले MCQ पे थोड़े देख के जाना सारे ग्राफ, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली MCQ आएगा ही आएगा, चाहे ग्राफ पूछ ले, ग्राफ के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन पूछ ले। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में जितने ग्राफ है सारे कर लेने हैं, एक भी छोड़ना नहीं। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे तो ऐसा ग्राफ तो सिर्फ देखो, अगर स्फेरिकल बॉडी है, कंडक्टिंग है, तब तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। नॉन कंडक्टिंग है तो ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये बात आपको याद होगी। चलिए तो ये डेफिनेटली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ही ग्राफ है। ऑप्शन देखो, सरफेस सेंटर से सरफेस तक बढ़ेगा फिर कम होगा, याद करो। चलो ठीक है, द बॉडी शुड बी सॉलिड कंडक्टर, गलत हो जाएगा। बॉडी शुड बी सॉलिड स्फीयर, अब यहाँ पे कहा नहीं है कि कंडक्टर नॉन कंडक्टर, लेकिन ये बताए सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सही है भाई। बॉडी शुड बी सॉलिड ओनली। चलिए यहाँ पे कुछ ये नहीं कह सकते, ये इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बॉडी शुड बी सॉलिड बॉडी कंडक्टर, ये भी नहीं कह सकते। डेफिनेटली अपना ये आंसर सही हो जाएगा। सही है, पहले में कंडक्टर बोल दिया, लास्ट में कंडक्टर बोल दिया है। बॉडी शुड बी सॉलिड ओनली, सही है, कोई इतना गलत नहीं है, लेकिन इससे ऊपर वाला कुछ ज़्यादा ही सही है। चलो, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 100 माइक्रोफेराड, द वर्क डन फॉर डिपोजिटिंग चार्ज 8 × 10⁻−18 कूलम ऑन इट विल बी। चलिए, हमारे पास कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 100 माइक्रोफेराड है, मतलब कैपेसिटेंस दिया है, ठीक है, चार्ज दिया है। अब इसे क्या करना है, हमें ये कैपेसिटर पूरा तोड़ देना है, ठीक है। तो कितना वर्क डन, तो जितनी एनर्जी स्टोर अंदर है अगर उतना वर्क डन कर दिया जाए, ठीक है, तो हो सकता है। तो ठीक है, तो क्या मैं ये वर्क डन अंदर की एनर्जी बराबर ले लूँ? एनर्जी के तो काफ़ी सारे फॉर्मूला है, ½ CV² है, Q²/2C है, और ½ Q × V। चलिए तीसरा फॉर्मूला ये भी है, सही है। तीनों में से जो भी अच्छा लगे कर लो। चलो, तो यहाँ पे चार्ज दिया है, कैपेसिटर दिया है, तो क्या मैं लिख लूँ Q²/2C। अब यहाँ पे चार्ज दिया है, चलिए चार्ज भी दिया है, कैपेसिटेंस भी दिया है, बस यूनिट सारे अच्छे से रख लो, हो जाएगा। वैसे भी गुजकेट में तो अपने पास कैलकुलेटर अलाउ है ही, ठीक है, तो कर लेंगे। चलो आगे देखते। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P एंड Q are 10 volt and -4 volt respectively. Work done in taking 100 electron from P to Q. आपको ये फॉर्मूला थोड़ा याद होना चाहिए। डेल्टा V इक्वल टू, मतलब चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन ऑन चार्ज। वर्क डन ऑन चार्ज, हमें तो वर्क डन चाहिए, तो चार्ज को ले लो सामने, वर्क डन इक्वल टू Q × V, सॉरी डेल्टा V। चलिए, वैसे डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा Q × V फाइनल -V इनिशियल। चलिए ठीक है, वैसे फाइनल पोटेंशियल कितना है P to Q, और हम ले जा रहे हैं P पे 10, Q पे -4, हम ले जा रहे हैं P to Q, तो फाइनल पोटेंशियल Q का आएगा, इनिशियल पोटेंशियल P का आएगा। और 100 इलेक्ट्रॉन माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, तो मैं यहाँ पे Q की जगह पे Ne भी लिख सकता हूँ, NeVQ - Vp। क्या सही लिखा है मैंने? अरे हाँ या ना? चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिए हैं 100, वैसे E की वैल्यू हो जाएगी -1.6 × 10⁻−19। चलिए, फाइनल पोटेंशियल -4, इनिशियल पोटेंशियल 10, तो -4 -10। चलिए, साइन के साथ रखना है, ये हो जाएगा -14, माइनस प्लस हो जाएगा। अब तो आप यहाँ से आगे कर लोगे, वर्क डन तो निकाल ही लोगे। चलो, तो कर लेना यहाँ से आगे, थोड़ी स्पीड रखेंगे। चलिए, simple pendulum of length L is placed between two plate of parallel plate capacitor having electric field E shown in figure. Both of mass M and charge Q. The time period of the pendulum is given by. अच्छा है, हो सके तो याद रख लेना। क्या होगा कि भाई टाइम पीरियड, पेंडुलम का टाइम पीरियड ये होगा T = 2π√L/G इफेक्टिव, मतलब नेट G कितना लग रहा है वो होगा। अब मान लो ये पेंडुलम यहाँ पे है, तो नीचे तो क्या लगेगा, G लगेगा, और अगर ये इस पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, G यहाँ नीचे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, प्लस से माइनस की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक और एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा QE/m। फोर्स बाय मास, फोर्स लगता होगा चार्ज पे, QE फोर्स लगता होगा, QE/m। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन क्या यहाँ बीच में हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा √g² प्लस QE/m²। चलिए अब ये रख लो, t = 2 पाई √L/g की वैल्यू ये आएगी √g² प्लस QE/m²। सही है, चलो सही है। चलिए आगे देखते हैं। इन गिवन सर्किट टोटल पावर कंज्यूम इज 150 वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ आर। देखो यहाँ पे 15 वोल्ट है, अगर इसे भी 15 वोल्ट मिलेंगे, यहाँ भी 15 वोल्ट मिलेगा। अगर दोनों को सेम पोटेंशियल मिल रहे हैं और अगर दोनों पैरेलल में, तो नेट पावर डिस्पैच कुछ ऐसा होगा, P नेट इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हो जाएगा नेट पावर। हाँ अगर पैरेलल में है तो दोनों को सेम पोटेंशियल मिलता होना चाहिए, ठीक है। तो नेट पावर ये हो जाएगा। अब नेट पावर हमें दिया है 150 वोल्ट, सही है। चलिए वोल्टेज हमें पता है, रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो डेफिनेटली पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V²/R। वैसे IV होगा, I²R होगा, लेकिन करंट हमें पता नहीं है तो नहीं लिखेंगे वो, तो V²/R। दोनों को पोटेंशियल 15 ही मिल रहा है, 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय R। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। चलिए अब तो यहाँ से R की वैल्यू तो निकाल ही पाएंगे, 15 का स्क्वायर कॉमन निकालो, या तो इसे इधर ले लो तो भी हो जाएगा 150, 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे बचेगा 225 डिवाइड बाई R। अब तो हो जाएगा, यहाँ से R तो निकाल ही पाएंगे हम। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द करंट इन 5 किलो ओम एंड 3 किलो ओम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो पहले तो नेट रेजिस्टेंस निकाल ले, ये 3 3 3 सारे पैरेलल में हो जाएंगे, 1/3 1/3 1/3 नेट हो जाएगा 3/3, और नेट रेजिस्टेंस मिलेगा 1। ये 5 इन तीनों का 1 मतलब 6, और यहाँ भी एक 1 किलो ओम है मतलब 7। करंट कितना पास होगा, करंट पास हो जाएगा I नेट इक्वल टू नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज 21, नेट रेजिस्टेंस 5, 3 का 1 आया था मतलब 6, और ये 1 7, मतलब कि करंट हो जाएगा 3। चलिए ठीक है, मिली एम्पियर में होगा क्योंकि ये सारे जो रेजिस्टेंस है किलो ओम में, मतलब अपना करंट मिलेगा मिली एम्पियर में। तो 3 मिली एम्पियर यहाँ से निकलेगा, इसमें तो 3 मिली एम्पियर। अब देखो तीनों रेजिस्टेंस सेम है, को तो क्या तीनों में इक्वली करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 3 मिली एम्पियर है, 1 इसमें जाएगा 1 इसमें जाएगा 1 इसमें जाएगा, तो 3 मिली एम्पियर एंड 1 मिली एम्पियर, 3 1 3 1 3 1, सही है भाई। आगे देखो, चलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन पॉइंट A एंड B। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो क्या होगा, VA से शुरू करते हैं। VA करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा, सबको याद रखना है, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। चलिए तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, VA माइनस IR I2 RB2 माने 4, 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसी लाइन आपको मिल जाए, मतलब हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर, मतलब आप नीचे उतर रहे तो मान लो ये माइनस लेना है, अगर ऐसा कहीं पे दिख जाए आप ये स्लोप ऊपर जा रहे हो तो प्लस लेना है, ऊपर जा रहे हो तो प्लस लेना है, नीचे जा रहे हो तो माइनस लेना है। चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा 3। करंट की डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस आ जाए माइनस लेना है, 2 1 जा -2 इक्वल टू पहुंचे VB पे, VA माइनस IR 2 2 जा 4 -3, क्यों नीचे जा रहे हैं, 2 1 जा 2 इक्वल टू पहुंचे VB पे। हमें चाहिए VA माइनस VB, 4 और 3 7 और 2 9, तो VA माइनस VB, 9 उधर ले लो, +9 हो जाएगा, साइन के साथ जाना है, +9। गलती नहीं करनी है, VB माइनस VA भी पूछ सकते हैं, VA माइनस VB भी पूछ सकते हैं, कैलकुलेशन में गलती अपने से नहीं होनी चाहिए। चलो हाँ भाई देखो, डिवाइन एकेडमी, अगर आप इसमें यहाँ आना चाहते हो, रीनीट करना चाहते हो, अगर 11 12 डिवाइन के साथ जाना चाहते हो, तो 4 सिटी में सेंटर अपने नए ओपन हो चुके हैं, बड़ौदा, राजकोट, सूरत और अहमदाबाद। ठीक है, अगर लेना चाहो तो आ जाओ भाई, पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। चलो, a cell of EMFE and internal resistance R is connected to variable external resistance R. The graph which give the terminal voltage of cell V with respect to R. देखो सोचो,
मान लो कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे ये सेल और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर, ये स्मॉल आर, ये ईएमएफ ई। चलो सही है। अब सोचो कि अपने पास ये जो रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं। तो अगर ये आर की वैल्यू 0 है तो इसको कोई पोटेंशियल मिलेगा ही नहीं। आर की वैल्यू मान लेते 0, 5, 10, 50, 500, ठीक है। तो पहले तो अगर इसका रेजिस्टेंस ही 0 है तो ये कोई पोटेंशियल नहीं खाएगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेने वाला पोटेंशियल भी थोड़ा बढ़ जाएगा। मान लो अपने पास बैटरी 50 वोल्ट की है, तो पहले तो ये कुछ नहीं खा रहा था, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा 50 वोल्ट में से कुछ ज़्यादा ही वो ले लेगा। अगर 10 ओहम आया और ज़्यादा ले लेगा, और ज़्यादा ले लेगा, सारा ही वोल्टेज ले लेगा। इसके बाद इसके पीछे कुछ बचने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये तो स्ट्रेट नहीं भाई, ये भी कॉन्स्टेंटली भी नहीं, डिक्रीज हो रहा है नहीं, धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर पूरा यही ले लेगा, पूरा जितना वोल्टेज है सारा यही ले लेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा हो गया है। अब रेजिस्टेंस जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, पोटेंशियल कुछ ज़्यादा ही कैचअप करेगा, ज़्यादा ही कैचअप करेगा, ज़्यादा ही कैचअप करेगा, फाइनली सारा पोटेंशियल, सारा ईएमएफ जितना है वही खा जाएगा, दूसरे के पीछे कुछ बचने नहीं देगा। तो ये अपना सही रहेगा। चलो, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम लेंथ L, from one wire a circular coil of 1 ton is prepared, from the other wire circular coil of n tons is prepared। चलिए, हमारे पास दो वायर है, दोनों की लेंथ सेम है। पहले में हम एक सर्कुलर कोइल 1 टन वाली बना रहे हैं, फिर n टन वाली बना रहे हैं। इक्वल करंट पास थ्रू बोथ सर्कुलर कोइल, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ बोथ, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है। चलो, इसकी लेंथ है, यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नोट आई बाई 2r। चलिए, इसकी रेडियस में कैपिटल R बोल दूँ, कैपिटल R। चलिए, इसकी रेडियस कैपिटल R। अब इसके हमने n टन बना दिए दूसरे केसेस में, मतलब तो रेडियस थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नोट एन आई डिवाइड बाई 2 स्मॉल r, इसकी रेडियस मान लो। चलो ठीक है, लेकिन एक बात है कि दोनों की लेंथ सेम थी। अगर दोनों की लेंथ सेम है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पाई r। यहाँ पे जितने टर्न्स बनाए वो सारे टर्न्स की एक एक की लेंथ 2 पाई r थी। एक टर्न्स की लेंथ 2 पाई r, ऐसे n टर्न्स, n 2 पाई r और 2 पाई r, लेंथ तो दोनों की सेम बेसिकली बताया है। 2 पाई कटेगा तो वैसे r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, r बाई n। चलिए, अगर मैं r की वैल्यू r बाई n लिख लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r बाई n स्क्वायर। सही लिखा। अब देखा जाए तो अगर ये b है और ये बी डैश है, बी डैश, तो b बाई बी डैश क्या हो जाएगा, b बाई बी डैश। चलिए, म्यू नोट आई बाई 2r, म्यू नोट आई बाई 2r कट जाएगा, बचेगा 1 बाई एन स्क्वायर। चलो ठीक है, एन स्क्वायर भी दिया है, 1 बाई एन स्क्वायर दिया है, बी एल और बी सी। चलिए, पहला एल, दूसरा सी वाला, ठीक है, कहीं पे बताया है कुछ, हाँ वो तो आप समझ जाओगे, b1 बाई b2 मतलब इनिशियल बाई फाइनल पूछा है, तो 1 बाई एन स्क्वायर। अगर ये छोटा वाला डिवाइड बाई बड़ा वाला मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इन द फिगर शोज यू शेप वायर, अ करंट आई इज फ्लोइंग एज शोन, सेक्शन PQR सेमीसर्कल ऑफ रेडियाई A, O इज द ओरिजिन, देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। चलो ठीक है, O पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ये वायर की वजह से होगा, ये सेमी सर्कल की वजह से होगा और ये वायर की वजह से भी होगा। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। ये वायर सेमी इनफाइनाइट वायर है ये, हाँ मतलब इधर इनफाइनाइट है, यहाँ तो एंड आ गया है। चलिए, तो अगर ये करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, ये करंट ऊपर जा रहा है फिर भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, ये सेमी सर्कुलर वायर में करंट ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, मतलब कि तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। सबका एडिशन करना है। पहले वायर की वजह से क्या होगा, म्यू नोट आई बाई 4 पाई है, दूसरे की वजह से भी 4 पाई है, मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 कर लूँ, प्लस सेमी सर्कल की वजह से म्यू नोट आई, पूरे सर्कल की वजह से म्यू नोट आई बाई 2r था, सेमी सर्कल की वजह से बाई 2 हो जाएगा, म्यू नोट आई बाई 4r, 4 है। देख लो कहीं पे मैच हो रहा है तो। चलिए,
म्यूनोट आई बाई 2 पाई है, म्यूनोट आई बाई 4 है, मुझे तो यही सही लग रहा है, म्यूनोट आई बाई 2 पाई है, म्यूनोट आई बाई 4 है, दूसरा तो वैसे भी गलत हो गया। चलिए म्यूनोट आई बाई 2 पाई है, म्यूनोट आई बाई 4 है। चलिए एक्सिस कहीं पे दी है, ओरिजिन चिंता, चलो मान लो कुछ नहीं कहा है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होगी। चलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा। ठीक है, चलो टेंशन मत लो, अच्छा सा मेंशन करेंगे। अ प्रोटॉन, अ ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, द रेशियो ऑफ द रेडियाई रिस्पेक्टिव सर्कुलर पाथ। चलिए हमें रेडियाई का रेशियो चाहिए, एक प्रोटॉन है, ड्यूटेरॉन है, अल्फा पार्टिकल है। काइनेटिक एनर्जी सेम बताइए, तो हमें काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वहीं से ही कैलकुलेट करना चाहिए। सही है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो फॉर्मूला बन रहा है वहीं से ही कैलकुलेट करेंगे। चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो रेडियस का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, एम वी बाई क्यू बी। कहाँ से आया, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू वी बी से निकाला है हमने। अरे हाँ कि ना, चलो तो यहाँ पे वी काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी निकाल लो, क्यू बी आर बाई एम, क्या मैंने सही लिखा है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते, हाफ के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी माने इसका स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। क्या एक बार एम एम कटेगा, जी हाँ बिल्कुल कटेगा। हमें रेडियाई का रेशियो चाहिए, रेडियाई निकाल लेते हैं, 2km, 2 इधर गया, एम इधर गया, 2km बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर। अब देखो क्या क्या बातें सेम है, 2 दोनों में कटेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम है, मास दोनों तीनों के अलग अलग हो गए, प्रोटॉन ड्यूटेरॉन अल्फा पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो आर क्या ये हो जाएगा, रूट एम बाई क्यू स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। चलिए तो किस किस का रेशियो चाहिए, अब गलती नहीं करनी है, यहां तक पहुंच गए, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए। प्रोटॉन ड्यूटेरॉन अल्फा पार्टिकल, रेडियाई ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियाई ऑफ ड्यूटेरॉन इज टू रेडियाई ऑफ अल्फा पार्टिकल। सही है, वैसे प्रोटॉन का मास m, चार्ज q, वैसे ड्यूटेरॉन का मास 2m, चार्ज q। ड्यूटेरॉन का तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन की वजह, लेकिन चार्ज तो सिर्फ प्रोटॉन का ही रहेगा। चलिए माने इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज उसका ही रहेगा। चलिए अल्फा पार्टिकल मास 4m बाई चार्ज 2q। सही है कि मैंने सही लिखा है, प्रोटॉन का मास m, चार्ज q, ड्यूटेरॉन का मास 2m, मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन की वजह से, चार्ज तो उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। चलिए ठीक है, वैसे रूट एम बाई क्यू, रूट एम बाई क्यू, रूट एम बाई क्यू कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1:√2 ये 4 का स्क्वायर रूट 2 कटेगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन आगे देखते हैं। अ स्मॉल बार मैग्नेट प्लेस विथ इट्स एक्सिस 30 डिग्री with an external magnetic field 0.06 Tesla experience a torque of 0.018 Newton meter, minimum work required to rotate it from its stable to unstable equilibrium। मतलब कि इस पे टॉर्क दिया है, चलिए 30 डिग्री एंगल दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है। चलिए तो क्या ये फॉर्मूला में याद है, टॉर्क इक्वल टू, वैसे पीई कोस थीटा आ रहा था आपको याद है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे पी कोस थीटा आ रहा है, ये मैग्नेटिज्म में एम बी कोस थीटा आएगा। सही है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू कोस थीटा। अगर यहाँ पे टॉर्क आपको पता है 0.018, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0.06, एंगल बता दिया है 30, वैसे कोस 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, आपको बता दूं 1/2, तो क्या ऐसे एम मिल जाएगा। सही है, चलिए क्या हो जाएगा, 0.036 डिवाइड बाई 0.06। ठीक है, तो अब तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 3 जीरो नीचे लगा दो, 2 जीरो ऊपर लगा दो, ये हो जाएगा कुछ 0.6। चलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें मिल गई। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट आएगा। अब हमें एनर्जी चाहिए स्टेबल में से अनस्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, स्टेबल में एंगल 0 होगा, अनस्टेबल में एंगल 180 होगा। क्या पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही तो वर्क डन होगा। चलिए वर्क डन इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब तो कर लोगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम बी कोस थीटा था, माइनस बाहर निकाल लूँ एम बी कोस, फाइनल एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ ये बात आपको बताना भूल गया, स्टेबल माने इसके पैरेलल है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल माने इसके
अपोजिट डायरेक्शन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब 0 डिग्री से हमें उठा के 180 डिग्री तक लाना है, 0 से उठा के 180 तक। चलिए फाइनल एंगल 180 माइनस कोस 0। चलिए अब तो ये भी पता लग गया है मैग्नेटिक मोमेंट, बी पता है, फाइनल एंगल पता है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, कोई टफ नहीं है, आसान है। ठीक है, रास्ता मैंने बता दिया, मेथड बता दी, टाइप्स बता दिया, भाई ऐसा MCQ आ सकता है, ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का। चलो आगे देखते हैं। अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L and magnetic dipole moment M is bent in the form of an arc as shown in figure, the new magnetic dipole moment will be। चलिए इनिशियली ये ऐसा था, ठीक है, इसकी लेंथ कुछ L बताइए, तो डाइपोल मोमेंट को मैं कैपिटल M से डिनोटेड किया है। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, इसका जो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ये इनिशियल डाइपोल मोमेंट थी, सही है। जैसे Q इंटू 2A होता है, चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, वैसे पोल स्ट्रेंथ इंटू दोनों के बीच की दूरी। चलिए ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने इसे थोड़ा बेंड कर दिया, नई मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। तो पोल स्ट्रेंथ तो अभी भी एम ही रहेगी, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर ये 60 ये 60, चलिए सॉरी ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इन दोनों के बीच के सामने वाला एंगल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये 60, अब ये दोनों एंगल सेम है तो ये भी 60 हो जाएगी, ये भी 60 हो जाएगी, मतलब दोनों के बीच की दूरी r हो जाएगी। तो नई मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू आर ये हो जाएगी, सही है। अब हम ये m को यहाँ देखो, मैं ऑप्शन सारे m वाले दिए हैं, यहाँ पे सारे पे कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M, ठीक है, m के फॉर्म में ऑप्शन दिया। अब हम क्या करेंगे, कहीं से भी ये m की वैल्यू यहाँ पे जुगाड़ करके डाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ये लेंथ L थी, ठीक है, ये पूरी लेंथ L थी, लेंथ तो L ही होगी। चलिए तो क्या मैं यहाँ पे एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस लिख सकता हूँ, एंगल क्या हो जाएगा π/3, आर्क क्या हो जाएगी L, और रेडियस क्या हो जाएगी R। क्या ये देखो मैंने सही लिखा है, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क तो अभी भी L ही है, आर्क पहले L थी, बेंड कर दो तब भी आर्क तो वही रहेगी L। चलिए तो लेंथ वैसे R क्या हो जाएगा, R यहाँ पे ये हो जाएगा 3L/π, रख दो यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ इंटू 3L/π। वैसे ml क्या है, कैपिटल M, तो ये क्या हो जाएगा 3 कैपिटल M/π, सही है भाई, 3 कैपिटल M/π। आगे देखते हैं। चलो, मिशनर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, ये एनसीईआरटी का कोई स्टेटमेंट है, उठाया है, एनसीईआरटी अगर ठीक से नहीं पढ़ी है गलती हो जाती है यहाँ से। मिशनर इफेक्ट कहाँ पे होगी, सुपर कंडक्टर में, याद रखना है। चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एमसीक्यू देखते हैं आगे। अ स्क्वायर लूप ऑफ लेंथ L रेजिस्टेंस R मूव्स नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B with constant velocity V such that half of loop remains inside magnetic field as shown in figure। EMF induced will be मोशनल EMF है यार। तो इसने ऐसा बताया कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से कोई लूप यहाँ से बाहर जा रहा है, चलिए लूप आधा बाहर निकल गया है और अभी भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा, आधा बाहर निकल गया है। EMF मोशनल EMF ये तो है ही नहीं कि आधा निकल गया है तो EMF ये लेना। वैसे मोशनल EMF क्या है, BVL, बाहर तो निकल ही रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो ही रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF तो डेफिनेटली प्रोड्यूस होगा, BVL। चलिए सही है। देखो, a coil having n turns and resistance R ohm is connected with galvanometer of resistance 4 R ohm. This combination is move in time t second from magnetic field W1 Weber to W2 Weber. The induced current in the circuit. चलिए करंट हमें निकालना है, करंट कैसे निकालेंगे, तो क्या हो रहा है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है W1 से लेकर W2 तक टी टाइम में। हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस, कोइल का रेजिस्टेंस R है, करंट मेजरमेंट करने के लिए कहीं पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, उसका भी रेजिस्टेंस है 4R, ठीक है। तो नेट करंट क्या हो जाएगा, नेट करंट हो जाएगा नेट चेंज इन फ्लक्स, EMF विथ रिस्पेक्ट EMF बाय रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, सही है। नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R और यार दोनों का लेना है भाई,
क्या हो जाएगा 5R। चलिए, नेट रेजिस्टेंस हो गया 5R। फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स मैं थोड़ा यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, फ्लक्स हो जाए सॉरी ईएमएफ हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब फाइनल फ्लक्स कितना था W2, इनिशियल फ्लक्स कितना है W1, टाइम कितना लगा, टाइम t लगा, यहाँ टाइम भी बताया टाइम t। और अगर ऐसे n टर्न से तो n भी लगाना है, n d∅dt ऐसा हमने कुछ पढ़ा है। तो ईएमएफ मिल गया, नेट रेजिस्टेंस मिल गया, तो करंट तो मिल ही जाएगा। क्या हो जाएगा n W2 माइनस W1 डिवाइड बाई टाइम टी नीचे लिख लूँ तो भी चलेगा। देख के डरना नहीं है, बड़ा दिख रहा है लेकिन है नहीं। चलिए, n W2 माइनस W1 5RT, यहाँ 5R नहीं है, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। W2 माइनस W1 5RNT नहीं, अपना ये सही रहेगा। बैक ईएमएफ है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आगे माइनस लिखा हुआ है, डरना नहीं है। चलो आगे देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन लूप्स इन विच लूप्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज फॉर्म ACB। सही है, ACB। अब देखो हर जगह पे ACB मतलब ऐसे करंट किस में इंड्यूस होगा, ये हमें निकालना है। देखो अब यहां आप ध्यान से देखोगे तो ये एंटर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनर डायरेक्शन में है, सही है। और ये जैसे ही अंदर जा रहा है, इनर डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। लेंज लॉ क्या कहता है, बढ़ता है तो बढ़ने नहीं देना है, कम हो रहा है तो कम होने नहीं देना है। अगर ये बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देना है, कम हो रहा है तो कम होने नहीं देना है। ठीक है, बढ़ता है तो बढ़ने नहीं देने के लिए अपोज करना है, कम हो रहा है तो कम नहीं होने देने के लिए सपोर्ट करना है। मेरी बात समझ में आई? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बढ़ता है तो अपोज करो क्योंकि बढ़ने नहीं देना है, कम हो रहा है तो सपोर्ट करो क्योंकि कम नहीं होने देना है। ठीक है, चलिए, अगर ये जैसे अंदर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ना नहीं है तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स अपोज करेगा, अपोज करेगा तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, करंट कुछ ऐसे पास होगा। नहीं समझे यार? अरे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, नहीं बढ़ने देना है, अपोज करना है, कम हो रहा है तो सपोर्ट करेंगे, मतलब उसी डायरेक्शन में जनरेट करेंगे। अगर बढ़ रहा है तो अपोजिट वाला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, कम हो रहा है तो वही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। देखो मैं सिखाता हूं, जैसे मान लो ये अंदर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, अंदर वाला, बाहर जनरेट करो, बाहर थंब लगाओ तो करंट कुछ ऐसे पास होगा, ए से लेके बी से लेके सी तक। गलत है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, बाहर वाला कम हो रहा है, सपोर्ट करना है क्योंकि कम हो रहा है, सपोर्ट करेंगे तो फिर भी यहाँ भी ABC, ये भी बिल्कुल वही बाहर जा रहा है, सपोर्ट करना है। देखो ये बाहर जा रहा है, सपोर्ट करना है, कौन सी डायरेक्शन में सपोर्ट करना है, अंदर वाली डायरेक्शन में सपोर्ट करना है। देखो यहाँ पे अंदर वाली डायरेक्शन में सपोर्ट करोगे तो ये कुछ करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा तो ACB, ये सही रहेगा। मैं वापस कर रहा हूँ, अंदर एंटर हो रहा है मतलब अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, बाहर जनरेट करो, बढ़ने नहीं देना है। बाहर वाला कम हो रहा है, सपोर्ट करो, बाहर वाला कम हो रहा है, सपोर्ट करो, अंदर वाला कम हो रहा है, सपोर्ट करो, अंदर वाला कम होने की वजह से ये कुछ ऐसे मिलेगा। डन। चलो, LCR सीरीज AC सर्किट, द वोल्टेज अक्रॉस द ईच कंपोनेंट LCR 50 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन। चलिए सबके पास 50 वोल्ट है, ऐसी सर्किट आपने कहीं पढ़ी होगी। R ऊपर L नीचे C रखना है, इसको भी 50 वोल्ट, इसको भी 50 वोल्ट, इसको भी 50 वोल्ट। अगर इन दोनों ये कॉम्बिनेशन का निकालने जाओ, एक दूसरे को अपोज करके जीरो कर देंगे। चलिए हो गया जीरो। आगे देखते हैं, द पावर फैक्टर ऑफ AC सर्किट, पावर फैक्टर ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस 12 ओम, इम्पीडेंस 15 ओम, पावर फैक्टर हो जाएगा cos फाई की वैल्यू R/Z, R12 Z15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 0.8, कोई टफ नहीं है। आगे देखो, इन AC सर्किट इंस्टेंटेनियस EMF एंड करंट आर रिप्रेजेंट। चलिए EMF कुछ ऐसे बताया है, करंट कुछ ऐसे बताया है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस π/4 बताया है। फॉर वन टाइम मिड टाइम पीरियड पावर एंड वोल्टेज करंट, सॉरी
वन टाइम पीरियड, पावर एंड वोल्टलेस करंट। चलिए पावर क्या है, पावर तो ये हो जाएगा आई आर एम एस वी आर एम एस कोस फाइव। चलिए आई आर एम एस 20/√2, ये मैक्सिमम वैल्यू है, डिवाइड बाई √2 कर लो, हो जाएगा वी आर एम एस 100/√2 कोस फाइव, मतलब दोनों के बीच फेस डिफरेंस ये पाई/4 माने 45 1/√2। चलिए ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, 1000/√2 1000/√2 1000/√2। चलिए सही है। वोल्टलेस करंट, वोल्टलेस करंट का फॉर्मूला याद रखो, वोल्टलेस करंट हो जाएगा आई आर एम एस इंटू कोस फाइव, सॉरी साइन फाइव। चलिए आई आर एम एस साइन फाइव। चलिए आर एम एस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई √2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20 डिवाइड बाई √2। चलिए साइन फाइव माने पाई/4 फेस डिफरेंस 1/√2, ये √2 20/2 माने 10 एम्पीयर। ये हो जाएगा वोल्टलेस करंट। याद रख लो भाई, इसमें कोई टफ नहीं है, याद रख लो, हो जाएगा आपसे। ठीक है, फिर आगे कंसेप्चुअल वीडियो देखेंगे तो वहां पे देखेंगे क्यों ये वोल्टलेस करंट है। फिलहाल ये तो याद रख लो अपने एमसीक्यू के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें ई आपको दिया है E0 साइन ओमेगा t-x/v। चलिए ठीक है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए पहले मैग्नेटिक फील्ड में ये सारा वही रहेगा, कोई वो इसमें चेंज नहीं होगा। चलिए ये कोई चेंज नहीं होगा, ये कोई चेंज नहीं होगा, यही एक ही ऑप्शन बचा। जो ये फंक्शन वेव वाला है उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होगा, और वो भी E0/B0 इक्वल टू C। तो वैसे B0 क्या हो जाएगा, E0/C। सही है। देखो, लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू वन फेस एट 90 डिग्री प्रिज्म एंड टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन एट ग्लास एयर इंटरफेस। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 45। वी कंक्लूड दैट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। चलिए यहां देखो, तो ये यहां से TIR कर रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ का जो इंसिडेंट एंगल है, यहाँ का जो इंसिडेंट एंगल है वो डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ साइन C इक्वल टू 1/n साइन C साइन 45 1/√2 इक्वल टू 1/n। वैसे n की वैल्यू हो जाएगी √2। देखो अब यहाँ √2 वाले तो दो ऑप्शन दे रखे, ग्रेटर देन और लेस देन। अब ये कैसे पता लगाया जाए। देखो TIR अगर बढ़िया तरीके से करना है, अगर TIR बढ़िया तरीके से करना है तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादातर छोटा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल छोटा, क्योंकि छोटा एंगल है तो आसानी से TIR कर पाएगा। जैसे डायमंड में सिर्फ 22 डिग्री है, आसानी से ये वहाँ पे TIR कर जाएगा। ग्लास में नहीं करेगा क्योंकि क्रिटिकल एंगल 48 है। हर बार 48 डिग्री से बड़े एंगल पे टकराना तो हो सकता है पॉसिबल हो भी ना भी हो, लेकिन छोटा एंगल है, ज़्यादातर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल छोटा रखने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल छोटा रखने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होना चाहिए। चलिए ये अपना सही रहेगा। चलो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट सिलिंड्रिकल रोड इज 2/√3 as shown in figure. Ray is incident at the midpoint of its one end, for which angle of incident the ray become parallel to the length of road. चलो ठीक है, तो रे यहाँ से पैरेलल बन रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। मान लो ये एंगल C है, तो साइन C इक्वल टू 1/n, n की वैल्यू आपको दी है √3/2, तो √3/2 सही है। चलो √3/2 सॉरी 2/√3 उल्टा लिख दिया मैंने, 1/2/√3, √3 चला जाएगा ऊपर, तो ये क्रिटिकल एंगल डेफिनेटली 60 डिग्री हो जाएगा, C इक्वल टू 60 डिग्री। सही है। अगर ये क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री हुआ, अगर ये 60 हुआ तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि ये तो 90 है। अगर ये 30 हुआ तो फिर यहाँ पे स्नेल लॉ अप्लाई कर दो। n1 माने 1 साइन थीटा इक्वल टू n2 माने मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3, और ये जो एंगल 30 साइन 30 1/2, 2 कटेगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√3।
सही है। चलिए ये भी आसान था। आगे देखो, अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, केप्ट इन एयर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। यहाँ पे फॉर्मूला आपको थोड़ा याद होना चाहिए, नहीं याद है तो रख लो। फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा R/N-1। ठीक है, अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो F इक्वल टू ये हो जाएगा R/2N-1। बाई फोकल है तो फिलहाल तो ये रहेगा अपना। चलिए, वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी है 30 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 माने 0.5, और ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। चलो सही है, 60 सेंटीमीटर। तो ये भी आसान था, याद रख लो भाई, ऐसे MCQ आ रहे हैं बार बार। आगे देखो, मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए ठीक है, तो कितने मैक्सिमा बनेंगे इसके लिए आपको पाथ डिफरेंस याद होना चाहिए। पाथ डिफरेंस n लेम्बडा मैक्सिमा के लिए ये हो जाएगा d sin थीटा। चलो ठीक है, यहाँ पे ये बताइए कुछ डबल, हाँ, स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस वेवलेंथ, स्लिट सेपरेशन वेवलेंथ से 2 टाइम दिया है, तो n लेम्बडा, क्या यहाँ पे मैं 2 लेम्बडा लिख सकता हूँ? हाँ डेफिनेटली लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बताया स्लिट सेपरेशन इज द 2 टाइम ऑफ द वेवलेंथ। सही है। चलो, लेम्बडा लेम्बडा कटेगा, n की मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, साइन की वैल्यू तो 1 होगी। माने ये जो अपनी सेंट्रल ब्राइट है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ्रिंजिस, नीचे 2 फ्रिंजिस, 2 ऊपर 2 नीचे, एक बीच में, 5 फ्रिंजिस बनाएगी। चलो आगे देखते हैं। चलो, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस λ/6, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज I नोट डिनोट द मैक्सिमम इंटेंसिटी। चलिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखा रहा है I नोट, हमें निकालना है I/I नोट। सही है। चलो, तो I नोट क्या हो जाएगा? I नोट हो जाएगा 4I। आपको याद होना चाहिए, अगर YDAC में दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, अगर दोनों कहीं पे मिल रहे, दोनों कहीं पे मिल रहे, तो इंटेंसिटी 2 टाइम नहीं 4 टाइम होगी। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा, एम्पलीट्यूड 2A टाइम, एम्पलीट्यूड 2A हो जाएगा, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, 2A हो रहा है तो नेट इंटेंसिटी 4 टाइम हो जाएगी। सही है। चलो, हाँ, अगर नहीं पल्ले पड़ रहा है तो ऐसे लिख सकता हूँ I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi। चलिए तो सही है। अब जो भी ब्राइट बनेगी, ब्राइट फ्रिंजिस, वहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब ये दोनों सेम, I ये I का स्क्वायर रूट वापस I और I 2I और 2I 4I हो जाएगा। चलिए 4I, सही है। चलो, तो ये तो हमें मिल गई 4I। अब ये निकालनी है। देखो, पहले तो पाथ डिफरेंस जहां पे λ/6 है, पाथ डिफरेंस जहां पे λ/6 है वहां पे फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। चलिए मैं मिटा दूं। तो आपको याद होना चाहिए डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ डेल्टा एक्स माने पाथ डिफरेंस λ/6, λ कट जाएगा, 2 3 × 6, डेल्टा फाई हो जाएगा π/3। अब देखो, यहाँ पे अगर हमें इंटेंसिटी चाहिए तो वापस वही फॉर्मूला, I1 + I2, I1 I2 दोनों सेम हो गए, YDAC में दोनों सेम होते हैं, I + I + 2 √I1 I2 माने I × I cos phi, phi की वैल्यू π/3, cos π/3 हो जाएगा, cos π/3, π/3 माने 60 डिग्री का एंगल। चलिए, 60 डिग्री का एंगल cos π/3 ये हो जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। चलिए सही है, सॉरी, cos 60 √3/2 नहीं 1/2 हो जाएगी, 2 कटेगा, ये हो जाएगा I और ये भी I, मतलब 3I। तो ये इंटेंसिटी मिल गई 3I। वैसे I कट जाएगा और आएगा 3/4। सही है। चलो, तो ये अपने NCERT में एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ऐसा ही बिल्कुल, और ऐसा क्वेश्चन बार बार आ चुका है, तो देख लेना ये क्वेश्चन अच्छे से। पहले जहाँ पे ये आपको तो दिया है पाथ डिफरेंस,
पाथ डिफरेंस के बेसिस पे फेज डिफरेंस निकालो। एक बार फेज डिफरेंस निकल जाए तो फिर ये फॉर्मूला लगा लो, इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 टाइम हो जाएगी। चलो, an alpha particle and proton are accelerated from rest under potential difference of 200 volt। सही है, potential difference 200 volt, find the ratio of de Broglie wavelength। चलो ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला था लेमड़ा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट एम वी। एम वी की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो एच बाई अंडर रूट 2 एम के की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो एच बाई अंडर रूट 2 एम ई वी। अगर आपको वेलोसिटी सेम बताइए ये यूज कर लो, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी सेम बताइए ये यूज कर लो, पोटेंशियल सेम दिखाए ये यूज कर लो। हमें क्या बताया है, हमें बताया पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए 200 वोल्ट है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूँ, लेमड़ा इक्वल टू 1 बाई सॉरी एच बाई एच। अब प्रपोजनलिटी लगा लो, जो सेम है वो निकाल दो, लेमड़ा प्रपोजनल टू एच तो सबके लिए सेम होगा, 2 वोल्टेज भी सबके लिए सेम है, मास और चार्जेस अलग हो गए 1 बाई अंडर रूट एम ई। किस किस का रेशियो चाहिए, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, लेमड़ा अल्फा बाई लेमड़ा प्रोटॉन इक्वल टू अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ सॉरी चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, एम एम कटेगा ई कटेगा, 1/8 हो जाएगा 2√2। चलिए, तो लेमड़ा अल्फा बाई लेमड़ा पी इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2√2। हमें पूछा है इसका उल्टा, लेमड़ा पी बाई लेमड़ा अल्फा 2√2। सही है। चलो, तो दोस्तों यहाँ तक हमने एमसीक्यू किया। अब अगर आपको आगे और एमसीक्यू करने हैं तो कमेंट में बताओ, आगे और एमसीक्यू लेके आएंगे। अगर आप चाहते हो कि सर केमिस्ट्री के भी दिलवा दो, केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यू चाहिए, तो भी आप कमेंट में बता दो। इसके लिए वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो कमेंट करना, अगर आपकी कमेंट में मुझे ऐसा लगा कि वाकई में आपको ज़रूरत है तो मैं डेफिनेटली डालूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी, गुजराती मीडियम के भी डालूंगा। तो अगर वो भी चाहिए तो वो भी कमेंट में बताओ, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।